चलो समझना है ना। देखो आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था कि संसाधन एवं विकास ये आपके भूगोल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ध्यान रखना। जो कि कई सारे चैप्टर कटने के बाद भी ये जो आपका जो पहला चैप्टर है ये अभी तक कटा नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें पहले भी समझाया था, जो कि क्या बोला गया, कह रहे कि संसाधन एवं विकास, जो संसाधन एवं विकास के बारे में बात करा गया, कह रहा है कि सबसे पहले इसके अंदर संसाधन के प्रकार, यहाँ से समझना जरा, संसाधन के प्रकार। उस संसाधन के प्रकार में कई सारे बोला गया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संसाधन के रूप में जैव संसाधन, संसाधन के रूप में अजैव संसाधन। तो यहाँ पे क्या बोला, कह रहे कि उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जैव संसाधन आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा अजैव संसाधन। ये हमने कहीं ना कहीं देखा जाए मानवों के द्वारा उत्पत्ति किया गया, और कई सारे ध्यान जैव संसाधन अजैव संसाधन के रूप में ऐसा माना गया, कह रहे कि ये उत्पत्ति के आधार पर है। और वहां पे दूसरी बात क्या बोला गया, समाप्ति के आधार पर, कह रहे कि समाप्ति के आधार पर संसाधन, कह रहे कि नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ध्यान से समझना है, यानी कि इसके अंदर बोला गया, कह रहे कि नवीकरणीय, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक का चेयर है, अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल के लिए हम उसको पिघला करके दूसरी चीज़ें बाल्टी भी बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लो कोई लोहे वाली चीज़ें हैं या तो कोई मेटेलिक चीज़ें हैं, उसको हम पिघला करके, पहले मान लो कि सोने का चैन है और बाद में उसे हमने क्या बना दिया, कान के बाली, तो क्या है वो नवीकरणीय, हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। अनवीकरणीय जैसे एग्जाम्पल के पेट्रोलियम पदार्थ है, पहले समझना, मान लो कि पेट्रोल है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दोबारा यूज करने लायक ही नहीं होता, क्योंकि दूसरी बार वो पॉल्यूशन बन के वो हवा में घुल जाता है या तो मिल जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा है नवीकरणीय संसाधन, और ये समाप्त के आधार पर, यानी कि ये समाप्त भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वही वेनेजुएला, ध्यान रखना, एक देश का नाम है वेनेजुएला, जहाँ पे ऐसा माना गया कि 1905 में वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ ढूंढा गया था, और 1905 से अब तक 2012-2013 तक, लगभग 2012-13 तक वहाँ पे लगातार पेट्रोल निकलता रहा, लेकिन आज पेट्रोल वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए वो समाप्ति के आधार पर है संसाधन, यानी वो समाप्त होने वाला लोहा, कोयला या तो फिर क्या नाम है पेट्रोल, ये सभी के सभी क्या है वो कहीं ना कहीं देखा जाए ये समाप्त होने वाले। यहाँ पे क्या बोला, उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान से समझना जरा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए जरा समझें कि काठ कोयला, लकड़ी का कोयला होता है, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं हम एक बार यूज करके शायद दूसरी बार भी इसको हम, इसके राख को हम पोटासियम के रूप में, पोटास के रूप में, जैसे कि एग्जांपल एक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काठ कोयला यानी कि लकड़ी का कोयला हो गया, या तो उपले, जो उपला होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप ग्रामीण एरिया में जाकर के देखना, आपको पता लग जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, और ये समाप्ति के आधार पर। फिर क्या बोला गया, कह रहे हैं कि इसके अंदर स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर एक होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन के रूप में किसी एक व्यक्ति का, एग्जाम्पल के लिए गाड़ी है, भाई वो मेरा है, ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के लिए कोई खेत है, पहले समझना, कोई खेत है और उस खेत में कुछ उगा रहा हूँ, ध्यान, सिर्फ और सिर्फ मैं, ध्यान रखना, यानी कि मान लो कि मेरे घर के, तो ये व्यक्तिगत संसाधन, वो मेरा संसाधन है, ध्यान रखना, उसके ऊपर हक किसका हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरा, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में अगर देखा जाए तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा समुदाय के, यानी कि एक ही जाति, एक ही मजहब के लोग, इतने बड़े बड़े जो खेत होता है या तो उस खेत में से जो भी कुछ उगाया जाता है तो उसके ऊपर समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए जरा समझना, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, पूरे जंगलों के ऊपर अधिकार किसी का है तो वो किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का। इसे बोला सामुदायिक स्वामित्व, ध्यान रखना। उसके अंदर जो भी संसाधन उगता है, चाहे वो क्या नाम है वहाँ पे जंगलों में उगने वाले क्या नाम है खाने पीने की चीज़ें हो, या तो जंगलों के अंदर जो भी संसाधन है उसके ऊपर किसका हक होता है, सिर्फ आदिवासियों का। तो यानी कि सिंपल बात करें तो सामुदायिक स्वामित्व संसाधन है वो। दूसरा बोला गया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर राष्ट्रीय संसाधन के रूप में अगर देखें तो दिल्ली के पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ना तो यहाँ पे पेट्रोल है, खुद का पानी नहीं है, देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं संसाधन के रूप में होता है। खुद का पानी नहीं है, पानी हरियाणा से आता है, पहले समझना आया जो क्या नाम है, किसके माध्यम से, तो नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से, नहर या तो फिर नदी और यमुना नदी के माध्यम से। तो यानी कि
कहीं ना कहीं देखा जाए कहाँ से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोला है, राष्ट्रीय संसाधन, तो वहाँ पे देखा जाए सिर्फ उसी हरियाणा वाले का उसके ऊपर हक नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी है, दिल्ली से नीचे जितने भी जा रहे हैं उनका भी है कि वो भी उसका प्रयोग करें। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, क्या समझना, मान लो कि भाई भारत के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, या तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई क्या कि जो झारखंड, जो उड़ीसा, क्या नाम है, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे जगहों पर कई सारे कई प्रकार के कोयला है, क्या नाम है, धातु मेटालिक पदार्थ है वहाँ पर, या तो फिर अवरक है, उन पे कहीं ना कहीं वो ये बोले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले चूना पत्थर है, वो ये बोले सिर्फ और सिर्फ हम इसका यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं दिखाई वो राष्ट्रीय संसाधन है, उनके पास नहीं है, सॉरी उनके पास है ये संसाधन और हमारे पास नहीं है, हम उसको इसके बदले दाम देंगे, पैसे देंगे, वो इसके बदले हमें वो चीज़ें देंगे, वो हमें संसाधन देंगे, मना नहीं कर सकता। दूसरी क्या बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मान लो कि भाई एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या नाम है, अरब में है, अरब में सऊदी अरब की बात करें या तो फिर ईरान इराक की बात करें, उनमें पेट्रोलियम पदार्थ है, ध्यान रखना। अब वो पेट्रोलियम पदार्थ उसका हक नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का हक है, उसके बदले पूरे दुनिया के लोग उसे उसके बदले दाम देगा, पैसे देगा, और उसके बदले वो पेट्रोलियम पदार्थ देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में वो सभी पूरे विश्व उसका इस्तेमाल करे, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या बोला गया, जरा ध्यान से समझना जरा, यहाँ पे कह रहे कि विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, कह रहे कि संभावित संसाधन जो हमें जरूरत होती है ये कहीं ना कहीं चाहिए। फिर क्या बोला गया, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन के रूप में एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया हमारा गाड़ी हो गई, या तो फिर कैसे प्लेन हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए विकसित संसाधन है। फिर क्या बोला गया, कुछ भंडार, यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पास संसाधन के कुछ रूप में, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने कहीं पे भंडार इकट्ठा किया हुआ है, गैस के रूप में इकट्ठा किया हुआ है कि भाई यूरेनियम के रूप में, यूरेनियम जिससे परमाणु बनाया जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, भंडार है, ध्यान रखना। फिर क्या बोला, कह रहा है संचित कोष, संचित कोष यानी कि हो सकता है भाई, जैसे एक एग्जाम्पल है मेरा कि मान लो अभी लॉकडाउन लगा, जैसा समझना, और हमारे पास इकट्ठा किया हुआ पेट्रोल नहीं होता, इकट्ठा किया हुआ गैस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास, यानी कि संचित कोष में सारे, संचित कोष का मतलब कहीं पे एक जगह में हम इकट्ठा करते थे ना, और वो इकट्ठा किया हुआ नहीं होता, तो पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था, तो कैसे आता है। एग्जाम्पल के लिए ईरान इराक से भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ लेकर के आना, और हमारे पास संचित कोष है ही नहीं, हमारे पास क्या नाम है पेट्रोलियम पदार्थ हमारे पास बचा है, हमने इकट्ठा किया ही नहीं, तो इस लॉकडाउन में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं यूरेनियम के रूप में भी इसको इकट्ठा करके रखा जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ के भी रूप में इकट्ठा करके रखा जाता है, कोयले के रूप में इकट्ठा करके, जैसे घर के अंदर मम्मियाँ इकट्ठा करके रखती हैं सामान, जैसे चावल हो गया, क्या नाम है, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, ताकि कोई नहीं आज नहीं, आने वाले 2-4 दिन के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, संचित। फिर क्या बोला गया, जैसे समझना आएगा, कह रहे संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास कहीं ना कहीं देखा जाए कि एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे संसाधन के रूप में ज़मीन से मिलता है, धरती से मिलता है हमें, लेकिन उसका हम विकास करते हैं, और उस आधार के, यानी कि हमें उस विकास करके हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझना कि मान लो कि हमें चाहिए कोई भी डीजल चाहिए, एग्जांपल के लिए डीजल चाहिए, तो उसको हम कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में जा करके रिफाइन करेंगे और उसको हम उसका उसका संसाधन प्राप्त करेंगे। मान लो लोहे का हमें पाइप चाहिए, लोहे की अगर हमें पाइप चाहिए तो लोहे की पाइप के लिए कहीं ना कहीं हमें पहले लोहे को निकालना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा, पाइप किस प्रकार के हो, कितने मोटा हो, कितना पतला हो, इस आधार पे। फिर यहाँ पर मान लो कि गाड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो संसाधन के रूप में हम लोहा निकाले और उसको हम उसको आकार दे दिया, कहीं ना कहीं उसको संसाधन का हमने उसका विकास किया। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि सतत कोशिकीय विकास, ध्यान से समझना, ये कई बार आगे, अभी तो 10th में हो, आगे जैसे कि आपका BA में, MA में अगर आप आगे पढ़ते हो तो सतत कोशिकीय विकास करके कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है सही प्रकार से विकास, ध्यान रखना, यानी कि सही प्रकार से एक सच्चे आधार पर विकास हो, यानी कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, किसी प्रकार से क्या नाम है ऊंच नीच के आधार पर विकास ना हो, इस आधार सतत यानी कि सच्चाई के आधार पर ये विकास हो। तो इसी के आधार पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ दुनिया के अंदर काफ़ी सारे सम्मेलन हुआ, ध्यान रखना, उसी में से एक जो आपके 10th क्लास में है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान रखना। रियो डी जेनेरियो है कहाँ पे, आप लोगों को पता होगा कि भाई महाद्वीप में, 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्राज़ील है, ब्राज़ील, ध्यान,
ब्राज़ील की राजधानी है जेनेरियो, ध्यान, उस जेनेरियो के अंदर सम्मेलन हुआ था 1992 में। और पृथ्वी को कहीं ना कहीं भाई पृथ्वी के अंदर से जो हम संसाधन निकाल रहे हैं उस संसाधन को किस प्रकार से हम सतत विकास की ओर लेकर के जाएं, ध्यान, सतत विकास की ओर लेकर, या तो सतत विकास करें, सही प्रकार से विकास करें, या तो फिर क्या नाम है जो हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं संसाधन को निकाल करके या संसाधन को प्रयोग करके, जैसे एग्जाम्पल के हम पेट्रोलियम पदार्थ यूज करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलता है। अब हम नीचे से क्या नाम है ज़मीन में से लो अयस्क निकाल लिए तो नीचे तो कहीं ना कहीं हॉल बन गया, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम नुकसान करें। तो नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ध्यान रखना, ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था 1992 में। नाम रखा गया था पृथ्वी सम्मेलन। इस पृथ्वी सम्मेलन में ना एक एजेंडा पास हुआ था जिसका नाम था एजेंडा 21, ध्यान रखना। इस एजेंडा 21 के अंदर ध्यान समझना जरा, इस एजेंडा 21 में कहीं ना कहीं कुछ 21 प्रकार के नियम कानून था, 2-4 नियम कानून समझ लेना जरा, जैसे कि टिकाऊ विकास प्रक्रिया को अपनाना, यानी कि हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझना जरा, मान लो कि हम कोई लकड़ी की चीज़ें यूज कर रहे हैं, आज नहीं तो 2 साल बाद 4 साल के बाद वो खराब हो जाएगा। अगर हम लोहे की चीज़ें यूज कर रहे हैं तो हम उसको इस प्रकार से बनाएं एक लंबे समय तक चले, ध्यान, टिकाऊ विकास प्रक्रिया, कम से कम प्रदूषण फैलाएं, कम से कम क्या नाम है पेड़ों को काटें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएं। लगभग ऐसा बोला गया 1 साल में एक देश 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाएगा, एजेंडा 21 में ये चीज़ें बोला गया था, ध्यान रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 इसके अंदर आता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में और 3 नंबर में। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि संसाधन नियोजन, ध्यान, संसाधन नियोजन, भारत के अंदर संसाधनों को किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाए, संसाधन नियोजन की बात करा गया। कह रहे भारत में संसाधन नियोजन क्या है। एग्जाम्पल के लिए देखा होगा आप लोगों ने कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ से ज़्यादा, यानी पेट्रोल से डीजल से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलने लग गया, तो हम एग्जाम्पल लेंगे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आ गया CNG वाली बसें। अगर देखा जाए तो लगभग 1999-98 से अगर पहले की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। जब यहाँ पे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, ध्यान रखना, जब यहाँ पे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी तो शीला दीक्षित ने यहाँ पे CNG की बसें लेकर गई, ध्यान रखना, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ये योजना था, ये नियोजन तरीका यानी कि विकास करने का एक तरीका था, योजना बना करके, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कह रहे भू संसाधन, भू संसाधन के रूप में जो भी हमें ज़मीनों से मिलता है, यानी कहने का मतलब है कहाँ पर कितना संसाधन। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बात करें परसेंटेज के आधार पे, मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर इस आधार पे देखें, कहीं पे मान लो कि जल के परसेंटेज 25% है, कहीं पे क्या नाम है 45% है, कहीं पे 30% है, इस आधार पे कुछ कहीं पे लोहे का परसेंटेज बताएगा, कहीं पे भूमि के उपजाऊ का परसेंटेज बताएगा, इस आधार पे भू संसाधन के रूप में इसके अंदर बात करेगा। फिर यहाँ पे क्या बोला कह रहे भू उपयोग, यानी कि भूमि को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जरा समझना है क्या बोला गया है कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप यानी किस रूप में, जैसे कि समझना है खेती के रूप में भी किया जाता है, कुछ उद्योग लगाने के रूप में किया जाता है, कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कि आने वाले समय में इसको इस्तेमाल करेंगे, इस आधार पे भूमि का इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाता है, ध्यान रखना। तो क्या आगे क्या बोला है, भूमि निम्नीकरण और संसाधन के उपाय, भूमि को किस प्रकार से संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, निम्नीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बोला गया कि भाई खेती कर लो, इसके अंदर क्या नाम है, मान लो देखो कई जगह पर भी ऐसा है, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि कई जगह पे पढ़ा हुआ 9th में 6th में 8th में 7th में पढ़ा हुआ कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो यहाँ पे नील की खेती करवाने लग गए। तो यहाँ पे जरा समझना है भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि को उपजाऊपन कहीं ना कहीं देखा जाए धीरे धीरे क्या होता है खत्म होने लग जाता है भूमि, क्योंकि उसके अंदर संसाधन खत्म होना शुरू होता है। जैसे कि नील की खेती है, नील की खेती अगर एक बार कर लिया तो कम से कम 2-3 साल के लिए उसको छोड़ना पड़े, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो क्या नाम है ऊर्जा है या तो जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता था, खत्म, ध्यान रखना। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या नील की जो खेती है वो क्या हो गया, खत्म। क्यों हंस रहे हो, अरे बता दें तो जाऊँगा मैं भी, समझना है। देखो क्या बोला गया, आगे क्या कह रहा है कि संसाधन के उपाय यानी कहीं ना कहीं देखा जाए संसाधन के उपाय के रूप में वो नील हो गया, कपास हो गया, ये सारी चीज़ें, या तो फिर एग्जाम्पल के लिए कई जगह पे चाय पत्ती, धान, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला गया कह रहा है कि मृदा संसाधन
मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी को भी हम कहीं ना कहीं एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी ज़रूरतों यानी मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या बोला गया, कह रहे हैं कि इसी में ही मृदा का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार का मृदा होता है। तो यहाँ पे जैसे समझना है क्या बोला, जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा ध्यान, ये जितने भी मृदा है ना, ये कई बार अंतर करके आता है। जलोढ़ मृदा और पीली मृदा में अंतर बताएं, ये जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, पीली मृदा किसे कहते हैं, लैटराइट मृदा किसे कहते हैं, इस आधार पर ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा एग्जाम्पल के इसके अंदर ये बोला जाता है कि भाई जब कभी बाढ़ आता है ना, बाढ़ के साथ साथ जो नदी के नहर के जो साइड के जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो अपने साथ ले आता है, उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। समझ गए। फिर क्या बोला है, काली मृदा। काली मृदा मिट्टी का कलर होता है और उसके अंदर ज़्यादातर धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सारी चीज़ों को उगाया जाता है, ध्यान रखना। फिर क्या बोला, लाल और पीली मृदा, ज़्यादातर इसके अंदर कॉफ़ी, ज़्यादातर इसके अंदर चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, या तो चाय पत्ती का खेती किया जाता है। और ज़्यादातर ये असम हो गया, और ये क्या नाम है, एक और है पीली मृदा इस साइड है, क्या नाम है, तमिलनाडु की साइड, जो कि पठारी एरिया, जो पठारी एरिया जितने भी ना वो सारे उसके अंदर ज़्यादातर पीली मृदा होती है। फिर क्या है, लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा के इसके अंदर जैसे कि ज़्यादातर गंधक का इसके अंदर ज़्यादा होता है, जैसे कि उपजाऊपन में हमें गंधक चाहिए कि भाई मिट्टी में कितना गंधक है, कितना ज़्यादा खाद है, इसकी उर्वरकता कितना है, तो लैटराइट मृदा में ज़्यादातर गंधक का इस्तेमाल, तो गंधक ज़्यादा होता है उसके अंदर, ध्यान रखना। फिर क्या बोला है, कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है कि मरुस्थलीय मृदा के तो ज़्यादातर कटीले चीज़ें होते हैं, कटीले, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक होता है क्या नाम है, कैक्टस हो गया, बेर हो गया, ठीक है, ये कटीले पौधे ज़्यादा उसके अंदर उगाए जाते हैं, कहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उगाने के बाद ना एक बार के लिए जमीन अपनी उर्वरकता क्या कर देती है, छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर कई सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, खाद अनेकों प्रकार के इस्तेमाल कर, जैसे कि समझना आएगा खाद के 2-3 प्रकार समझना। एक तो कहने का मतलब है, अगर हम बात करें कि भाई जैव संसाधन के रूप में हम खाद को समझना जरा, जैसे कि गोबर से बनाया जाता है या तो भी पत्ते को कंपोज करके बनाया जाता है, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए जैव संसाधन के रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जरा समझना है, अब हम इसको जब इस्तेमाल करें खेती के लिए ना, चाहे गोबर हो गया, चाहे वो पत्ते का इस्तेमाल हो गया, तो फिर पोटाश के रूप में काठ कोयले का या फिर उपले का वो हो गया, राख हो गया, अगर इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं खेती के रूप में फिर तो सही है। लेकिन वहीं पे यूरिया के रूप में हम करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं, एक और आता है क्या नाम है, केमिकल होता है वो DAP, उसके रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, मृदा अपर्दन यानी कि संसाधन क्या होता है, मृदा संसाधन ये या उसका उर्वरकता क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। और उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें था इस चैप्टर के अंदर, किसके अंदर, संसाधन और विकास के अंदर। और कुछ नहीं, चलो आज इतना ही।